दोपहर के 3 बज रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आप सीधे बिहार के चुनावी कवरेज को लगातार सुबह से हमारे साथ मीडिया पर देख रहे हैं। बड़ी खबर है, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर, कारों के काफिले पर हमला हुआ है लखीसराय में। हमने वो तस्वीर आपको दिखाई थी तो कुछ देर पहले की तस्वीर है। लखीसराय में एक पोलिंग एजेंट थे बीजेपी के, जिनको पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया। जब उन्होंने वहां शिकायत की तब भी उनकी प्रशासन ने मदद नहीं की। उनकी मदद के लिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जब खुद पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने विजय सिन्हा के साथ भी कथित तौर पर बदतमीजी की। ये 4 तस्वीरें हैं आपके सामने, जब स्थानीय लोगों ने विजय सिन्हा का विरोध किया। विजय सिन्हा की कार पर गोबर से हमला किया, गोबर के थपेले मारे गए और विजय सिन्हा को वहां से लौटने के लिए कहा गया। विजय सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। ये 4 तस्वीरें इस हमले की जो विजय सिन्हा की कार के काफिले पर हुआ है वो आपके सामने है। विजय सिन्हा ने क्या झेला, क्या देखा, क्या उनके आरोप हैं, आइए सुनते हैं। ये गांव वाले अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं। ये रोड का टेंडर हो चुका है, काम शुरू हो गया है, वो बहाना है। ये राजद कांग्रेस के गुंडे का प्रकटीकरण है। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। तो शायद रोड नहीं बनी थी, उसको लेकर लोग बाग विरोध कर रहे थे। जो मैं समझ पाया विजय सिन्हा की बात से कि वजह क्या थी इस गुस्से की। हालांकि जब बड़ा इल्जाम लगाया विजय सिन्हा ने पुलिस पर, प्रशासन पर कि उनकी मदद नहीं की जा रही है, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो चुनाव आयोग ने एक्शन लेने को कहा। दिल्ली में बैठे चुनाव आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स को देखा। यहां से सीईसी ज्ञानेश कुमार ने आदेश दिया बिहार के डीजीपी को कि जो मदद विजय सिन्हा को चाहिए वो दी जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए वहां पे। और तुरंत ही वहां मौके पर एसपी पहुंचे और एसपी ने क्या कहा, पूरे मौके का जायजा लेने के बाद आइए सुन लेते हैं। 405 है, 406 जो यहाँ पर फरियारी गांव है, वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की बात हुई थी। हमने यहाँ पर आया, देखा कि पीसफुली हो रही है। मैंने यहाँ पर जोनल जो पदाधिकारी है और सेक्टर, उनसे भी बात किया था, कहीं कुछ ऐसा नहीं अफवाह थी। तो उसी अफवाह के लेकर यहाँ पर हम लोगों ने आए हैं तो देखे कि सब शांतिपूर्वक सब लाइन लगा के पीसफुली चल रही है। बताया जा रहा है सर कि एक पक्ष के लोगों को वोट देने से रोका जा रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रोकता तो फिर इतना लाइन लगे हुए नहीं रहते। और आज के समय में सभी जगह फोर्स भरा हुआ है, सभी सीआरपीएफ का जवान जो है हमारे हर एक बूथ पर है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे हम लोग गांव ने अभी एरिया डोमिनेशन भी किया, फ्लैग मार्च भी किया, ऐसी कुछ बात नहीं है। सभी लोग से अपील भी किया है कि शांतिपूर्वक वोट दें। सर, बीजेपी के पोलिंग एजेंट को शायद यहाँ पर बैठने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, वैसी बात नहीं है कि पोलिंग एजेंट के, मैं यहीं खड़ा हूँ, वो आ जाए एजेंट, उनके पूरा प्रोटेक्शन देंगे हम, लेकिन वो खुद नहीं आ रहे हैं। वो नहीं आ रहे हैं। शुरू में बिना पेपर के आए थे, तो शायद डीएम साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि पेपर नहीं है, पेपर लेके आने के लिए। उसके बाद पेपर लेके नहीं आया, तो जानबूझ के नहीं आ रहे हैं। कोई दबाव तो ऐसा नहीं? ऐसा कुछ दबाव तो मेरे पास कंप्लेन आता, अभी तो कोई कंप्लेन नहीं आया है। अगर कोई एजेंट खुद आके कंप्लेन करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। एजेंट अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मेरा पदाधिकारी है यहाँ पे, एजेंट आए कहीं कुछ ऐसा होता है। यहाँ सब लोग हैं, सेक्टर वाला भी है, जोनल भी है, सब लोग हैं। ओवरऑल क्या है सर? एकदम पीसफुल पूरे जिला में, इवन नक्सल एरिया जितने भी हैं सभी जगह पीसफुल, कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं। दोनों विधानसभा में। थैंक यू सर। थैंक यू। सुना आपने एसपी को, कहा कि कोई कंप्लेन ही उनको नहीं की गई, खुद उनके पोलिंग एजेंट आना नहीं चाहते, इसीलिए इस तरह का कहानी करने का आरोप एसपी पलटकर उल्टा विजय सिन्हा पर लगा रहे हैं। विजय सिन्हा पर हमले के मामले में लखीसराय के डीएम ने भी अब जवाब दिया है। डीएम मिथिलेश मिश्रा ने कहा प्रशासन अपना काम कर रहा है, किसी प्रत्याशी को कोई नहीं रोक सकता। ये डीएम मिथिलेश मिश्रा का बयान है। एसपी अजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। अजय कुमार जी, बड़ा इल्जाम लगा है आप पे कि आप विजय सिन्हा साहब जो कि डिप्टी सीएम है उनकी कंप्लेंट को नहीं सुन रहे हैं। एसपी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए। आप पर ये इल्जाम लगाया डिप्टी सीएम ने कि उन्होंने शिकायत की, उस गांव में उनको जाने नहीं दिया गया, आपने, आपकी फोर्स ने मदद नहीं की। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी तक कंटिन्यू कहीं भी फिर 1 मिनट के लिए वोट को बाधित नहीं किया गया। सभी लोग वोट दिए, उनका विरोध किया गया था क्योंकि रोड गांव का जो है ना बहुत खराब स्थिति में थी। और इन्होंने बताया कि 5 साल में पहली बार आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इसका विरोध था। और सिर्फ गोबर फेंका गया है, कोई एक नहीं किया गया, शीशा उसा कहीं टूटा फूटा नहीं है। और फिर वो गांव भी घूमे तो गांव घूमते समय भी उनके विरोध किया गया। लोगों के द्वारा बताया गया कि रोड बहुत खराब है
इसी को लेकर विरोध था और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। ऐसा नहीं है कि नहीं अजय जी, माफी के साथ वो ये भी कह रहे थे कि उनके पोलिंग एजेंट को पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया गया। नहीं, मैं तो सुबह में आया था, पोलिंग एजेंट उनका खुद नहीं आ रहे थे। अभी उनका पोलिंग एजेंट है यहाँ पे, वो खुद स्वतः से नहीं आए। हम लोग प्रयास भी किए, डीएम साहब भी प्रयास किए, डीएम साहब भी बताए वहाँ पे, हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पे वो एक पोलिंग एजेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर है, दूसरा क्या क्यों रोकेगा? एक पोलिंग एजेंट जब यहाँ पर है मौजूद, दूसरा पोलिंग एजेंट क्यों करेगा? अभी तो है, तो वो अंदर आए भी, मिले भी, सब कुछ मिले, कहीं पर भी 1 मिनट के लिए नहीं रुका है। तो क्या डिप्टी सीएम साहब गलत आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे? नहीं, उनका सिर्फ ग्रामीण के द्वारा विरोध था, गोबर फेंकना। नहीं, ग्रामीण का विरोध तो दिखाई दे रहा है इस विजुअल में, उनकी कार पर गोबर फेंका गया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कंप्लेंट की, उनके एजेंट को जाने नहीं दिया गया, एसपी ने हमारी बात सुनी नहीं। बिल्कुल गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल गलत है। सब लोग वोट दे रहे हैं, अभी भी देखिए एक महिलाएं, बच्चे, सब लोग वोट, मतलब महिलाएं और जितने बुजुर्ग हैं सभी लोग वोट दे रहे हैं। अजय कुमार जी नमस्ते, मनोज्ञा बोल रही हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि उनकी तस्वीरें हैं जिस पर गाड़ी पर पथराव हुआ है, गाड़ी क्षतिग्रस्त है, वो तस्वीरें हैं। आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तो तस्वीरें क्या कह रही हैं? नहीं, उनकी गाड़ी पर जो है, जिस पर बैठे हुए हैं, उन पर गोबर है, गोबर फेंका हुआ है, गोबर कहीं नहीं है, सीधा गोबर फेंका गया है। आक्रोश की वजह भी तो कानून व्यवस्था की विफलता माना जाएगा, क्योंकि अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चल रही है, ग्रामीण के द्वारा विरोध किया गया है, हम लोग आके उसको सब समझा दिया, वापस चले भी गए। ग्रामीण क्यों विरोध कर रहे थे, क्या है आपके पास जानकारी? रोड बहुत ही खराब है, रोड में पूरा कीचड़ भरा हुआ है, उसी को लेकर इन्होंने विरोध किया कि रोड कभी बनाए नहीं है और कभी भी दिखाई दिए नहीं है। वो जब यहाँ आए तो बोले कि मैं गांव भी घूमूंगा, वो गांव भी घूमे, उनके सामने भी लोग, गांव के ग्रामीण जो है इसी बात को लेकर विरोध भी कर। वो ये भी कह रहे हैं अपने बयान में डिप्टी सीएम साहब कि आरजेडी के गुंडे हैं ये लोग, और आरजेडी के गुंडे हमको जाने नहीं दे रहे, हमारे पोलिंग एजेंट को रोक रहे हैं। नहीं, पूरे गाँव के पूरे महिलाएं, पूरे पुरुष से सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर सिर्फ रोड के लिए बोल रहे थे, ये विरोध था उनका। रोड कब से नहीं बनी है, कब से रोड खराब है वहाँ की एसपी साहब? फुटा है, अभी पूरा कच्चा है, पूरा मतलब कीचड़ भरा हुआ है, अभी रोड पे चल नहीं सकते हैं, वो साइड से पकड़ के जा सकते हैं। आप तो इस इलाके में पहले से मौजूद हैं, कई सालों से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? नहीं, 1 साल से हूँ, बताइए। हाँ, तो 1 साल से अगर आप हैं तो यहाँ सड़क की स्थिति ऐसी क्यों है, क्यों सड़क नहीं बन पाई? इस बार में तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्यों ऐसी है। क्या डिप्टी सीएम यहाँ आते रहते? इस गांव में आए नहीं है, पता नहीं मुझे, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि नहीं आते हैं इस गांव में। अजय जी, मुख्य चुनाव आयुक्त से आपको क्या आदेश मिले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चुनाव आयोग से क्या आदेश मिले आपको अभी तक? कोई हिंसा की बात नहीं है, कोई हिंसा नहीं हुई है, सिर्फ उस पर गोबर फेंका किया, विरोध किया गया है ग्रामीणों के द्वारा जी। कंटिन्यू चल रही है, 1 मिनट की भी नहीं रुकी है, पोलिंग अच्छा चल रहा है। डिप्टी सीएम सिन्हा साहब के पास तो प्रोटोकॉल भी होगा, सिक्योरिटी भी होगा, वो कहाँ है अब? सभी सिक्योरिटी थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सब सिक्योरिटी है, गोबर फेंके, रुक गए, हम लोग आ गए, विरोध किया गया, यहाँ पे जितने भी लोगों के द्वारा विरोध किया गया। गाड़ी पे निशान जो दिखाई दे रहे हैं वो गोबर के हैं कि पत्थर के हैं? विजुअल में दिख रहा है गोबर के। आपने बात की डिप्टी सीएम से, आपकी मुलाकात हुई? डिप्टी सीएम से बात की है, डिप्टी सीएम के साथ में गांव में घूमे, सब लोग विरोध कर रहे थे, गांव घूमे हैं, फिर वापस चले गए। आपके सामने ये विरोध हुआ, आपकी फोर्स के सामने? नहीं, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, ग्रामीण तो विरोध कर रहे हैं सड़क के लिए, सामने, उनके सामने, मेरे सामने, सबके सामने, डीएम साहब है, सबके सामने के विरोध कर रहे हैं, सिर्फ विरोध कर रहे हैं। सब ग्रामीण आपके सामने, डीएम के सामने विरोध कर रहे हैं। अभी डिप्टी सीएम सिन्हा साहब कहाँ हैं? चले गए यहाँ से, वापस चले गए। सुरक्षित है, कोई चोट तो नहीं आई उनको? और नहीं, कोई चोट नहीं है, बता तो रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, गोबर फेंका गया है, कहीं शीशा के कहीं टूटा हुआ निशान नहीं है जी। और जो फेंकने वाले उसको पुलिस करके कार्रवाई करेंगे। आधिकारिक तौर पर क्या चुनाव आयोग को इसकी लिखित शिकायत दर्ज की गई है आपके पास या चुनाव आयोग के पास? नहीं, ऐसा कुछ लिखित शिकायत नहीं हुई है। वो बोल रहे थे फोन पे अपने किसी कार्यकर्ता को, सहयोगी को, कि भाई चुनाव आयोग को शिकायत करो, शायद आपसे बात कर रहे हैं फोन पे। अब पता नहीं, अब क्यों होंगे उससे मतलब नहीं है, हम जो बता रहे हैं वस्तुस्थिति, यहाँ गाँव में मैं हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ये कौन सा गाँव है? ये कौन सा गाँव? हेलो, ये कौन सा गाँव है? फुलियारी गाँव है। फुलियारी गाँव है, लखीसराय में है? जी,
लखीसराय में। यहाँ से खुद डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे हैं? जी उन्हीं की सीट है ये? जी जी। अच्छा, डिप्टी सीएम हमको दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें तो हालांकि कुछ पुरानी है विरोध की। अजय जी, एक सवाल और लेना चाहूंगा मैं, क्या फुलियारी के अलावा कहीं और भी इस तरह की घटना आपके इलाके में हुई है? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। सब जगह शांतिपूर्ण है? पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण है। क्या आप एनडीटीवी के जरिए ये अपील करना चाहेंगे अपने वोटर को कि अभी चुनाव चल रहा है, अपील करना चाहूंगा कि आप भय मुक्त होकर चुनाव करें, आप मतदान का प्रयोग करें। और सभी जगह हम लोग घूमे भी हैं, फ्लैग मार्च इस गांव में भी, जब सुबह में आए थे 10-11 बजे मैं आया था, तो मैं पूरे गांव में भी घूमा था, सबको मैंने अपील भी की थी, शांतिपूर्वक चल भी रहा था। सिर्फ ये आए, उसके बाद विरोध शुरू हुआ। ये घटना कितने बजे की है? कब आए डिप्टी सीएम? 1 घंटा हो गई होगी, 2 बजे के आसपास। 2 बजे के आसपास। और उनकी कार पर चप्पल भी फेंकी गई है, चप्पल फेंकी हुई दिखाई दे रही है। चप्पल हो सकता है फेंकी गई होगी, लेकिन वहां पर गोबर के निशान है, गोबर फेंका गया। चोट नहीं लगी किसी को, उनके स्टाफ को, ड्राइवर को, किसी को चोट नहीं लगी। चप्पल दिख रही है हमको विजुअल में, कीचड़ दिखाई दे रहा है, गाड़ी में कोई टूट फूट नहीं हुई है जैसे कि अभी फोन आ रहे हैं, मैं इंपॉर्टेंट फोन आ रहे हैं, रखता हूँ जी। अच्छा, उनका कोई और फोन आ रहा था शायद, और ये कहते हुए एसपी साहब ने फोन रखा। तो विजय सिन्हा साहब ने इल्जाम लगाया वहां पे उनको मदद नहीं की जा रही है, लेकिन पलटकर एसपी लखीसराय अजय कुमार का ये कहना है कि विरोध इसलिए हो रहा था ग्रामीणों के द्वारा कि सड़क उस इलाके की नहीं बनी है, वो कई दिनों से कच्ची सड़क है, कीचड़ है वहां पे, उस बात पे उनका विरोध हो रहा था और इसीलिए गुस्से में आए लोगों ने उनको आगे नहीं जाने दिया। उनके कार पर विरोध स्वरूप कीचड़ फेंका, गाय का गोबर फेंका, चप्पल फेंकी, पर पत्थर नहीं फेंका है, गाड़ी में टूट फूट नहीं हुई है। रमन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, 2 अलग अलग बयान आ रहे हैं, एक और चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन ले लिया है, तो वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बयान पर साफ कह रहे हैं एसपी अजय कुमार की ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ गोबर फेंका गया है और हिंसा की किसी तरह की घटना नहीं है। क्या है आपका इनपुट इस समय? रमन जी बिल्कुल, देखिए चुनाव है तो चुनावी बात तो हो गई और इस कारण विजय सिन्हा ने ये आरोप लगाया है वहां के जिला प्रशासन पर भी कि उन्हें मदद नहीं किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि जब वो गए तो उन्हें पता चला कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है वहां के जो लोकल्स हैं उनके द्वारा। और विजय सिन्हा ने सीधा आरोप लगाया है कि वो सारे जो लोग हैं वो आरजेडी के हैं, यानी कि आरजेडी के लोग मिलकर विजय सिन्हा और बीजेपी के जो बूथ के एजेंट होते हैं उन्हें उस बूथ पर नहीं जाने दिया गया। और एसपी का जो स्टेटमेंट है, एसपी ने कहा कि सुबह से सब कुछ सामान्य था, जैसे विजय सिन्हा पहुंचते हैं तो उसके बाद हिंसा होती है, लोग उन्हें घेरकर वहां पर उनका विरोध करते हैं, उनकी गाड़ी पर जो है वो गोबर फेंके जाते हैं, चप्पल फेंके जाते हैं। और इस कारण से एसपी को सीधा विजय सिन्हा ने बुलाया है, एसपी को फोन भी लगाया है, लेकिन दोनों के बयान अलग है। अगर आप एसपी की बात सुनेंगे, हालांकि जिस तरीके से एसपी ने भी बताया है कि विजय सिन्हा का विरोध है, कि एसपी के तरफ से इस तरह का बयान अपने राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए वो बोल रहे हैं कि उनका विरोध है उनके इलाके में, और विजय सिन्हा कह रहे हैं कि उनको पुलिस जो है वहां पर मदद नहीं कर रही। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में किस तरह का क्लैश हो सकता है, और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए वहां की पुलिस और ये संज्ञान भी तुरंत लिया। रमन, जिस तरीके से खबर एनडीटीवी इंडिया दिखाई, तुरंत सीईसी ने दिल्ली में बैठ के खबर देखी, डीजीपी से बात की, एक्शन लिया गया और एक्शन लेने के अंदर बयान भी अब पुलिस अधिकारियों के सामने आ गए, चाहे डीएम का हो चाहे एसपी का हो। एसपी से तो हमने सीधे बात कर ली। मेरे सहयोगी शिवम शायद कार में है और उसी दिशा में जा रहे हैं। शिवम, कहां जा रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी मैं आपको बता दूं सुमित कि मैं अभी अब से कुछ देर के बाद मैं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास पहुंचूंगा और उनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा कि क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था। पर अभी आपने वहां के एसपी से भी बात की है, पर आप देख रहे होंगे कि विजय सिन्हा एक तरफ यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से उनको मदद नहीं मिली, पर दूसरे तरफ अगर हम लखीसराय के एसपी की बात करें तो लखीसराय के एसपी के द्वारा कहा गया है कि मेरे पास कोई भी जो शिकायत है वो दर्ज नहीं की गई है। और मैं आपको एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताता हूं कि 2020 विधानसभा चुनाव था, उस वक्त मैं लखीसराय में ही मौजूद था और उस वक्त भी विजय सिन्हा का ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि उस गांव में जो है वो सड़क नहीं बन पाई थी। सड़क नहीं बनने के कारण जो स्थानीय ग्रामीण है उन्होंने विजय सिन्हा का विरोध किया था, जिसके बाद वहां से विजय सिन्हा को तुरंत रवाना होना पड़ा था। वही सेम घटना इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है कि जब विजय सिन्हा
पहुंचते हैं तो उस वक्त स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जाता है और उनके द्वारा कहा जाता है कि 5 साल बीत गए पर आप 5 साल तक एक बार भी हमारे गांव नहीं पहुंचे हैं और इस गांव की रोड की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, बिहार की मनेर सीट में हंगामा हुआ है, सुरक्षा कर्मियों से मिले हैं आरजेडी के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र। सुरक्षा कर्मियों को भाई वीरेंद्र की धमकी, चुनाव के बाद देख लेने की दी है धमकी। भाई वीरेंद्र ने सुरक्षा कर्मियों पर लगाया है पक्षपात का आरोप। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको किस तरह से हाथापाई हुई है और उसके साथ साथ धमकी दी गई है। चुनाव आयोग ने जहां पर एक और कहा है कि हम लगातार हर तरह की हिंसा पर रोक लगा लेंगे और तुरंत त्वरित कदम उठाए जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर बिहार की मनेर सीट में हंगामा हुआ है जहां सुरक्षा कर्मी भिड़े हैं आरजेडी के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र से। ये तस्वीरें हालांकि विजय सिन्हा साहब की हैं, बीजेपी के डिप्टी सीएम, और ये तस्वीर अब भाई वीरेंद्र की आई है। भाई वीरेंद्र आरजेडी के बड़े नेता हैं, बड़े वोकल नेता हैं और बड़े दबंग टाइप के नेता हैं। उन्होंने का ये इल्ज़ाम है कि उनके लोगों को काम नहीं करने देगा, सुरक्षा कर्मियों को, और चुनाव के बाद धमकी दी है कि चुनाव के बाद देख लेंगे। क्या कहा भाई वीरेंद्र ने? तस्वीरें मनेर के पोलिंग बूथ की हैं, अगर इसमें ऑडियो है तो ऑडियो सुनवाया जाए। भाई वीरेंद्र की ये तस्वीरें आपके सामने मनेर से हैं और आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस हो रही है। तो एक तरफ भाजपा का नेता परेशान, एक तरफ आरजेडी का नेता परेशान। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है ये। शुभ्राष्टा हमारे साथ जुड़ी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुभ्राष्टा, क्या कहेंगी इन तस्वीरों को देखकर? आरोप और प्रत्यारोप दोनों बराबर लग रहे हैं अब तो। शुभ्राष्टा, आपको मेरी आवाज आ रही है? रसलपुरा इलाके में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे ये पोलिंग स्टेशन है जहां पर 2 पोलिंग बूथ्स हैं, करीब 1600 वोट्स यहां पड़ने हैं। और ये आवाज सिकता की सुन पा रहा हूं मैं। शुभ्राष्टा, क्या आप हमको हमारी आवाज आ रही है? इसलिए रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, भीड़। शुभ्राष्टा की आवाज, शुभ्राष्टा आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। आप म्यूट तो नहीं है? वो चेक करिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, म्यूट नहीं हूँ। जी जी, आप बोलिए। अब आ गई आवाज आ गई। हमारी तरफ से दिक्कत थी जी, ठीक करिए, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मेरा अनुभव रहा है एक बिहारी होने के नाते और बिहार में जो 2-3 चुनाव देखे उसके नाते मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहुत रूटीन सी बात है। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ सीट्स पे ये बहुत रूटीन बात होती है और ये कांटे की टक्कर है। ये मेरे लिए एक विश्लेषक होने के नाते मैं इसको एक कांटे की टक्कर की तरह ही देख रही हूँ कि इस सीट में अगर ये घटना अगर हो रही है, इसका मतलब कि दोनों तरफ से परेशानी है, दोनों तरफ लग रहा है कि मामला फंसेगा। यहाँ पर एक्चुअली बात यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग निकले, मतदान करें, क्योंकि इसी बस एकमात्र यही उपाय है इस सीट को जनता की तरफ जाने देने का, एकमात्र यही उपाय मुझे नजर आता है। मैं एक क्विक रिएक्शन ऋषि मिश्रा का भी लेना चाहूंगा। आप दोनों व्यक्ति, दोनों शख्सियतें जो हैं वो बिहार से आती है, हमसे अधिक आप बिहार को जानते हैं, शुभ्राष्टा जी और ऋषि जी भी। ऋषि जी तो शायद बिहार में ही मौजूद है, उन्होंने वोट भी डाला है आज, उनका मैं पोस्ट देख रहा था। ऋषि जी, आखिरकार क्या दिक्कत है भाई वीरेंद्र को और वहां पर डिप्टी सीएम साहब को? देखिए सुमित जी, भाई वीरेंद्र एग्रेसिव नेता है और इस बार जो उनकी चुनावी नैया जो है उनके विरुद्ध जो है कि जितेंद्र यादव को लोजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले बार 32,000 के बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे। इस बार मुझे लगता है कि कुछ टेंस है स्थिति, थोड़ा मनेर में थोड़ा मतलब मुझे लगता है कांटे की लड़ाई है। और भाई वीरेंद्र का नेचर आप जानते हैं, वोकल है। पंचायत समिति के साथ जो वार्तालाप उनका वायरल हुआ था, आपको याद ही होगा। तो हम तो खुद भुक्तभोगी हैं, हमारे साथ लाइव में हो चुका है उनका। जी जी जी। और अभी मैं जहां वोट गिराने गया था, बोचाहा विधानसभा मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है जी, वहां भी राजद के जो प्रत्याशी है अमर पासवान ने वहाँ के शासन प्रशासन मैं एक मिनट आपको ऋषि जी आपको रोक रहा हूँ। वो ऑडियो मेरे पास आ गया है जो उनकी सुरक्षा कर्मी के साथ बहस हुई है भाई वीरेंद्र की। सुन लेते हैं क्या हुआ, क्या माजरा है, डिटेल अभी भी हमको नहीं पता है। तो इसलिए इस सेवा कार्य में संगत के स्वयं सेवक भिन्न भिन्न प्रकार के संस्था के द्वारा देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यों में सेवा दे रही। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समझ
ध्येय महासागर में सरित रूप मिले। यही स्वयंसेवक का कुछ बात कह रहे हैं भाई वीरेंद्र वहां पर सुरक्षाकर्मी से, यज्ञ कुंड में ऑडियो जलने उनकी इच्छा हो, क्योंकि समाज को वो देखता, उस संवेदनशीलता को जागृत करने का कार्य निरंतर, जैसे कहा मैंने, संगठन कार्य समाज में पुरुषार्थ जगाकर भारत को एक समृद्ध सशक्त स्वाभिमानी देश विश्व के सामने खड़ा करने का एक श्रेष्ठ जीवन व्रत अखंड साधना चल रही है। संघ के राष्ट्र की एकात्मता, अखंडता। आप भी तस्वीरें देख रहे थे ऋषि, अगर हम ये कहें कि ये तस्वीरें क्या कह रही हैं, एक और डराने धमकाने की तस्वीरें हैं, बहस की तस्वीरें हैं, पत्थरबाजी की तस्वीरें हैं, गोबर फेंकने की तस्वीरें हैं, लगभग सब कुछ आ रहा है ऋषि इस चुनाव में। देखिए, दो बातें हैं। जहां ये सुमित जी ऑडियो सुनाने का प्रयास कर रहे थे, मैं बताऊं उन्होंने क्या कहा। एक कोई सब इंस्पेक्टर है उनको कह रहे थे, तिवारी तुमको ये अधिकार नहीं है चेक करने का। यदि कोई पुलिस अधिकारी वहां पे जो वोट करने गए थे उनको चेक कर रहे थे, तो वो संबोधन में जो वार्तालाप है जिसमें भाई वीरेंद्र एक पुलिस अधिकारी को कह रहे हैं, ये तिवारी तुमको ये चेक करने का अधिकार नहीं है। जहां तक लखीसराय की बात है, मैं शुरुआत में भी आपको कहा कि वहां ललन सिंह और इनका विजय सिन्हा का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका ये परिणाम है। आप देखिए डिप्टी सीएम के विरुद्ध इस प्रकार का एसपी का बयान, और जो मिथिलेश कुमार डीएम है, सुमित जी 2 सालों से वहां पे हैं, यदि उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मान लीजिए विधायक वहां के इतने एक्टिव नहीं है, तो डीएम साहब क्या कर रहे थे? यदि डीएम साहब मिथिलेश कुमार जो पहले प्राइमरी के डायरेक्टर थे, उसके बाद उनको ललन सिंह वहां लेके गए, वो वर्तमान में डीएम है, 2 सालों से डीएम है, यदि वहां सड़क नहीं बन पाया तो डीएम साहब की जिम्मेवारी है। और जिस प्रकार का बयान वो भी डिप्टी सीएम के विरुद्ध, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो वहां लखीसराय में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, आप लगातार इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं ऋषि की ये राजीव रंजन लल्लन बनाम विजय सिन्हा की जो आपसी खींचतान है उसका परिणाम शायद देखना पड़ा वहां पे। हालांकि इल्जाम डिप्टी सीएम ने इल्जाम लगाया आरजेडी पर, ये भी क्लियर बड़ा दिलचस्प है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में 121 सीटों पर चुनाव को लेकर एनडीटीवी की टीम से बिहार के मुख्य आयुक्त ने बात की है। क्या क्या जवाब दिए हैं सुनाते हैं आपको। बिहार में पहले चरण के मतदान हो रहे हैं और दोपहर 1 बजे तक 42% से ज्यादा वोटिंग जो है वो इस वक्त हो चुकी है। हमारे साथ अमित कुमार पांडे जी है। सर, 42% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है, कितना लेकर हम लोग चल रहे हैं कि शाम 5 बजे तक क्या परसेंटेज रहेगी? देखिए, ये कह पाना तो खैर बहुत मुश्किल है कि कितना रहेगा, बट जो पुराने ट्रेंड से लोकसभा आम निर्वाचन 2024 और विधानसभा आम निर्वाचन 2020 उससे ज़्यादा ही रहने की पूरी उम्मीद है। और अभी भी 5 घंटे बचे हुए हैं, तो सभी वोटर से अनुरोध है कि अपने घरों से निकलें और जिन्होंने वोट नहीं किया है वो अपने डेजिग्नेटेड बूथ पे जाएं और वोट करें। ऑपोजिशन की एक पार्टी ने ये भी आरोप लगाए कि स्लो वोटिंग कराई जा रही है बहुत सारे बूथों पर, क्या इसमें क्या सच्चाई है? आयोग की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें लगभग 40-45% वोटिंग तो सब जगह हो ही गई है, और इसमें जो भी पार्टीज़ के द्वारा कोई भी उसको हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आरोप या प्रत्यारोप नहीं मानता है, उसको एक फीडबैक की तरह से लेता है। तो ये फीडबैक हम लोगों ने लिया और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने सारे बूथ्स को ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि किसी भी प्रकार से स्लो वोटिंग नहीं होनी पाए, क्योंकि स्लो होगा तो फिर दिक्कत होगी, रात में विधि व्यवस्था की समस्याएं आती हैं। तो हम लोगों ने सब जगह यही फीडबैक और निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी परिस्थिति में स्लो नहीं होना चाहिए। 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज हुई है। वी हैव ऑल्सो विनोद सिंह गुंजाल, द चीफ इलेक्शन ऑफिसर इन बिहार। सर, एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन बिहार राइट नाउ? हाँ, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, नथिंग टू वरी अबाउट। सभी जगह बढ़िया से चल रहा है, वोटिंग परसेंटेज भी ठीक है, और सभी जगह हमारे जितने भी सेक्टर ऑफिसर्स हैं, जोनल ऑफिसर्स हैं, आरओज़ हैं, डीएम्स हैं, वो सभी फील्ड में घूम रहे हैं। इवन जो ईसीआई के ऑब्जर्वर्स हैं वो भी फील्ड में घूम रहे हैं, तो किसी तरह की कोई समस्या कहीं पे भी नहीं है। स्लो वोटिंग को लेकर भी आरोप लगाया जा रहा है, सर क्या इसमें सच्चाई है? आयोग के बिहाफ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले जो 2 चुनाव हैं उनके रिकॉर्ड से ज़्यादा वोटिंग अभी तक हुआ है, तो इसे आप स्लो वोटिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन और वो अच्छा खासा परसेंटेज ज़्यादा है, और अभी भी काफ़ी लोग लाइन में लगे हैं। ये स्वीप का जो हम लोग का प्रचार प्रसार है, फिर बाकी जो सभी डिस्ट्रिक्ट ने अपनी तरफ से प्रयास किया है उसका भी ये है। लेकिन
ऐसी कोई बात नहीं है और अभी भी लोग आ रहे हैं और वोटिंग करने आ रहे हैं, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। पटना से एनडीटीवी के लिए रमन राय। तो आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खगड़िया में वोट डाला है, उनसे बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने, सुनाते हैं क्या कहा है। चिराग पासवान है जो कि अपना वोट डालने के लिए शहर बन्नी आए हैं। पहले ये निशान दिखा देते हैं महाले, पहले ये निशान दिखाइए। तो चिराग अपने शहर बन्नी से रिश्ता रखा है। ये रिश्ता मेरा अटूट रिश्ता है, ये खून का रिश्ता है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की ये जन्मभूमि है। आज मैं, मेरा परिवार जहाँ कहीं भी है, सिर्फ और सिर्फ इस धरती के आशीर्वाद से है। और मुझे खुशी है कि मेरे पिता के जाने के बाद इस रिश्ते को और मजबूत करने का ही मैंने प्रयास किया। साल में बार बार यहाँ पर आना, मेरे नेता, मेरे पिता की पुण्यतिथि हर साल हम लोग यहीं पे मनाते हैं जब पूरा परिवार एकजुट इकट्ठा होता है। तो ऐसे में वो रिश्ता है और वो रिश्ता हमेशा रहेगा। मैं तो अगली पीढ़ी को भी यहाँ पर लेकर आता हूँ, मेरी बहनों के बच्चे, मेरे भांजे भांजी, भगना भगनी, सबको मैं लेकर आता हूँ ताकि अगली पीढ़ी भी इस रिश्ते को वैसे ही निभाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिल्ली में मालूम नहीं है कि शहर बन्नी एक सुदूर गांव है जहां पर अपना वोट जो है वो चिराग पासवान ने रखा हुआ है। जी बिल्कुल, और इसीलिए मैंने रखा हुआ भी है। मैंने यहाँ से इसको शिफ्ट भी नहीं करा है ताकि ये रिश्ता गाँव के साथ ऐसे ही बना रहे। अब इस चुनाव के बारे में आपका क्या असेसमेंट है, इस फर्स्ट फेज के बारे में? आज तो मतदान चल ही रहा है, मैं कुछ भी कहूँगा तो पता नहीं आचार संहिता के दायरे में आएगा आज यहाँ पे कुछ कहना। बस मैं इतना आग्रह ज़रूर करूँगा कि हर कोई बस अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करे। ये एक बड़ी ताकत है जो बिहार वासियों के हाथ में है। जिस पर भी विश्वास करते हैं जाएं, उस सोच को, उस विचार को चुनने का काम जरूर करें। 14 सीटें हैं जो फर्स्ट फेज में आप लड़ रहे हैं, उस 14 सीटों पे क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? देखिए, मैं तो मान के चल रहा हूँ, आज जब मैं ये बात बोलूँगा तो इसके कोई गलत मायने नहीं निकाले जाएंगे कि 243 सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि ये बयान जब मैंने नेगोशिएशन से पहले दिए थे तो कहा जा रहा था कि शायद मैं आके दिखा रहा हूँ, बट मेरा ध्यान 243 सीटों पे ही केंद्रित है। मैं गठबंधन की हर सीट को अपनी सीट मान के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि एक बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। इस सीट पे आपके चचेरे भाई भी हैं चुनाव मैदान में, बटन दबा रहे थे तो कहीं दिल तो नहीं, दिमाग और दिल में कहीं द्वंद्व तो नहीं चल रहा था? देखिए, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, बट वो एक पारिवारिक विषय है। आज एक राजनीतिक माहौल है, मैं इसकी कोई चर्चा नहीं करूँगा। बट हाँ, रिश्ते में दूरियां कैसे आई सब जानते हैं, और जिस परिवार का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने तो मेरी माँ तक को नहीं छोड़ा इसमें बदनाम करने के लिए, तो ऐसे में फिर अब संबंधों के कोई मायने नहीं रहते। आप कॉन्फिडेंट हैं एनडीए की सरकार बन रही है, 100% नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं? 100% बन रहा है। और आपने शहर बन्नी में इसलिए अपना वोटर ये रखा है कि कल को चिराग पासवान कभी न कभी यहाँ ही आएंगे जब यहाँ चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री। भविष्य के घर में क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरा परिवार है यहाँ पे और ये वो धरती है जैसे मैंने कहा कि दिल तो मेरा बिल्कुल दिल बिहार में है। और अभी भी मैं जब आ रहा था, पापा यहाँ मघौना के स्कूल से पढ़े हैं, 2 नदी पार करके जाते थे, ये सारी चीज़ें मैं अपने साथियों को दिखाते हुए आ रहा था। तो ऐसे में ये रिश्ता मैं आने वाली पीढ़ी को इसी खूबसूरती के साथ सौंप कर जाना चाहता हूँ। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बड़ी खूबसूरती से बयां कर रहे थे अपने पिताजी के साथ की यादों को, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे और बिहार की राजनीति में बड़ी दिलचस्प भूमिका लगातार निभाते रहे। चुनाव है तो सियासत भी जारी है, लेकिन उसके पहले एक बार ऋषि मिश्रा से पूछना चाहूंगी। ऋषि, इन बयानों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि क्या इस बार सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट चिराग पासवान ही दिखाएंगे लग रहा है? पिछली बार एक थी, इस बार 2 होगी तो 100% हो जाएगा, बेहतर होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे के अनुसार से तो लोकसभा चुनाव के नतीजे को देखें तो स्ट्राइक रेट उनका 100% का ही रहा है। और विधानसभा चुनाव में जहां से मैं अभी लाइव हूँ, वो जहां विधानसभा क्षेत्र है, वहां से लोजपा आर के ही प्रत्याशी बेबी कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। कांटे की लड़ाई है यहाँ पे भी, और बेबी कुमारी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। अब चिराग पासवान ने यहाँ के रैली भी किए थे। ओवरऑल आप देखिए 29 सीटों में मुझे लगता है कि कई ऐसे सीटें हैं जहां लोजपा फंसी हुई है, टाइट मतलब फाइट है, मतलब अपोजिशन से। देखिए, और यदि आप पूरे मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं और 11 विधानसभा क्षेत्र में
नेट टू नेट फाइट है यहाँ पे। यदि मुजफ्फरपुर शहर की बात करें, मीनापुर की बात करें, बुचाहा की बात करें, पारू की बात करें, साहब। ऋषि एक चीज बताइए, ऋषि एक छोटी सी चीज जानना चाहूंगा, आप जमीन पे मौजूद हैं। पिछली बार चिराग अलग से लड़े थे, चिराग के कैंडिडेट्स ने करीब 36 सीटों पर जेडीयू को हरवाने में मदद कर दी थी, मतलब उनके इतने वोट पड़ गए थे कि जेडीयू का नुकसान हो गया था। इस बार जब दोनों एक साथ एक गठबंधन में हैं, क्या जेडीयू के कार्यकर्ता चिराग पासवान के लिए कैंपेन कर रहे हैं, चिराग के पार्टी के उम्मीदवारों को वोट डलवा रहे हैं? कि ऊपरी तौर पे देखेंगे तो कैंपेन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि पासवान समाज का वोट जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहां शिफ्ट होगा या नहीं होगा, या जहां लोजपा के उम्मीदवार हैं वहां कुर्मी और कुशवाहा समाज का वोट शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखिए, इससे एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। एमएलसी का जो चुनाव यहाँ हो रहा था, उपचुनाव हो रहा था, और अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आप लोगों के कार्यक्रम में वो भाग भी लेते हैं। उनके चुनाव में जो कहीं ना कहीं लोजपा की तरफ से भीतरघात किया गया था। यदि इंटरनल यदि आप बात करें, यदि मुझसे आप जानना चाहें, तो वहां पे लोजपा ने एक तरह से एक निर्दलीय उम्मीदवार को मदद किया था। लेकिन इस बार जिस प्रकार से नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर गए, आपने देखा खरना के दिन एक मतलब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन जो एक कास्ट का जो रिफ्ट है कुर्मी और पासवान का, वो कहीं ना कहीं यदि इंटरेस्टिंग होगा देखना इन नतीजों का, इन सीटों का नतीजा क्या आता है 14 तारीख को, जहां पर एलजेपी अपनी दम पर एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही है। सीएम योगी भी आज बिहार में चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीए की प्रचंड लहर और कांग्रेस और आरजेडी को मौका भी नहीं मिलेगा। सुनाते हैं क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में श्री चिराग पासवान, श्री उपेंद्र कुशवाहा, श्री जीतनलाल मांझी और अन्य एनडीए के नेताओं के नेतृत्व में, सानिध्य में एनडीए के प्रत्याशियों को भाजपा, जेडीयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के प्रत्याशियों को खूब झोंक करके वोट दिया जा रहा है। और आज मैं इसीलिए सीतामढ़ी से जुड़ी हुई इस परिहार विधानसभा क्षेत्र और सुरसंड विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अभिनय ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। चुनाव है तो सियासत भी जारी है। आपको कुछ नेताओं के बयान सुनवाते हैं जिन्होंने अभी और पिछले कुछ दिनों में लगातार अपने दलों की जीत के दावे और वादे किए हैं। सुनिए इनको भी। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। प्रवक्ताओं से विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। हार-जीत का मार्जिन कम रहता है बिहार में, अक्सर देखा गया है। वोटर टर्नआउट कम रहता है बिहार में। इस बार हमारी जो बहनें हैं
बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और बड़ी खबर आ गई है, पोलिंग परसेंटेज 3 बजे तक का सामने आ गया। 53% से अधिक मतदान हुआ है। बहुत अच्छा नंबर इसको कहा जाएगा। अभी आखिरी 2 घंटे की वोटिंग जारी है, वो आंकड़ा आना बाकी है। बीती बार यानी 2020 में करीब 56-57% कुल वोटिंग हुई थी। देखा जाए तो लगभग उतनी वोटिंग 2 घंटे पहले, लगभग उतनी वोटिंग 2 घंटे पहले ही रिकॉर्ड कर ली गई है। और ये बिहार के मतदाताओं का रुझान दिखाता है कि चुनावों में उसकी कितनी दिलचस्पी है। जमीन पे तमाम पॉलिटिकल पंडित ये बोलते रहे कि इस बार कोई हवा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ चुनाव जा रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। पर जनता ने जैसा अपना मन बना रखा था और अभी तक 53% से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं। और ये सारी एक एक करके भर देते हैं, अलग अलग जिलों में कितना कितना मतदान हुआ है। 3 बजे तक बिहार में 53 से ज्यादा, बेगूसराय में 59.82%, लगभग 60%, मधेपुरा में लगभग 56% मतदान हुआ। ये अभी तक के आंकड़े हैं जिन 18 डिस्ट्रिक्ट्स में आज चुनाव चल रहा है 121 सीटों के लिए। बेगूसराय में करीब 60% मतदान है, जो कि एक रिकॉर्ड बनता हुआ अब तक का दिखाई दे रहा है, कम से कम पिछली बार के मुकाबले। ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि महिलाओं का आप जो रुझान देख रहे हैं ना, जो कतार देख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। 50% महिलाओं का वोट है, लेकिन क्या ये 50% महिलाओं का वोट इस बार सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, या फिर जिन मुद्दों पर बात हो रही है वो मुद्दे बड़ी भूमिका में होंगे? आपको दोबारा आंकड़े बता देते हैं। बिहार में 3 बजे तक 53.77% मतदान अभी तक हुआ है। सबसे ज्यादा बेगूसराय में करीब 60% मतदान हो चुका है, और मधेपुरा में 55.96% मतदान हुआ है। तो सहरसा में 55.22% मतदान हुआ है। दरभंगा में मात्र 51.75%। बाकी सबके मुकाबले ऐसा लग रहा है कि दरभंगा थोड़ा पीछे रह गया है, लेकिन बक्सर में भी अब तक 3 बजे तक 51.69% वोटिंग हुई है। ये बड़े आंकड़े हैं, क्योंकि अगर हम पिछली बार की बात करें जिस समय कोविड था 2020 और 2025 के आंकड़ों में, अब बड़ा अंतर नजर आएगा। मुजफ्फरपुर में अब तक 58.4% मतदान हो चुका है। गोपालगंज में 58.17% मतदान। सिवान में 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और सिवान और मधेपुरा ऐसी सीटें हैं जिन पर सबसे ज्यादा नजर रही है। गोपालगंज में 58% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। जो शहरी इलाके हैं, पटना जैसे, उसमें सबसे कम मतदान हुआ है। पटना में 48.69% और वैशाली का इलाका जहाँ 49.37%। यानी एक तरफ तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर, माफ करेगा, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में करीब 60% मतदान हो रहा है। वहीं पटना और वैशाली जैसे शहरी इलाके हैं, वहां पे 50% भी मतदान नहीं हो पाया है। ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो अर्बन इलाके होते हैं, जो शहरी इलाके होते हैं, वहां पर मतदान अधिकतर कम होता है। गुड़गांव में मतदान कम होगा, लेकिन सिरसा में मतदान ज्यादा हो जाएगा। हरियाणा में ठीक उसी तरह से नोएडा में मतदान कम होगा, लेकिन हो सकता है सोनभद्र में ज्यादा हो जाए, उत्तर प्रदेश में। पर जब बात बिहार की हो रही है तो मधेपुरा, सहरसा या फिर बेगूसराय में कई गुना ज्यादा 60% के आसपास पहुंच चुका है मतदान। और बिहार में अब तक करीब 53% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ये आंकड़े बड़े मजबूती से कुछ बातें रख रहे हैं कि क्या इस बार 56% से ज्यादा मतदान हो जाएगा कुल सबके अनुसार। शुभराष्ट्र हमारे साथ है। शुभराष्ट्र, महिलाओं का मैं तो गेम चेंजर देखती हूँ। महिला वोटर सबसे बड़ा गेम चेंजर इस बार, क्योंकि उनकी संख्या भी ज्यादा दिख रही है कतारों में। नहीं मनोज्ञा, पिछले 10-15 वर्षों में मैं कहूँ तो महिलाएं एक वोट बैंक के रूप में उभरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और खास करके ऑफ कोर्स ये जो पूरा का पूरा समीकरण हुआ, ये जेडीयू का शुरू किया हुआ हो या नीतीश कुमार जी की का जो विजन था, उसके अंतर्गत महिलाओं को एक बहुत सशक्त वोट बैंक के रूप में परिभाषित किया गया। लेकिन मुझे लगता है इस चुनाव में एक कॉन्वर्सेशन और आना शुरू हुई है कि महिलाओं की प्रतिभागिता डायरेक्टली राजनीति में कितनी हो रही है। आप देखिए, जेडीयू का जो एक दौर था जहां पर जेडीयू के प्रवक्ता भी जो थे वो आपको मेल प्रवक्ता ज्यादा दिखते थे। अब देखिए, महिलाएं बहुत मुखर रूप से प्रवक्ताओं की श्रेणी में भी आ रही हैं। और सीट्स इस बार जो चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही हैं बतौर
कैंडिडेट्स भी ले रही हैं। हालांकि नंबर्स बहुत निराशाजनक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोगों को आगे लाया गया जिनका ग्राउंड कनेक्ट बहुत जबरदस्त है। मैथिली ठाकुर को जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट दिया और जो विरोध रहा ग्राउंड पे, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रही हूँ, बट ऑप्टिक्स के लेवल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया कि ये तो संदेश ये भी है ना कि कानून व्यवस्था बेहतर हो गई, कि महिलाएं उम्मीदवारी कर पा रही हैं, चुनाव में लड़ पा रही हैं। ये भी तो तस्वीर होगी। पिछली बार 10% विधायक थे, 26 विधायक है मात्र महिला, 247 की अगर आप पूरी विधानसभा की बात करें तो। जी, मैं तो कह रही हूं कि बहुत निराशाजनक नंबर। इस इतने संवादों के मध्य भी मैं ये कह रही हूं कि बहुत ही निराशाजनक है। एक्टिव स्टेक होल्डर्स बन करके अभी नहीं उभर पाई हैं महिलाएं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से नए नए आंदोलन बिहार में दिखने को मिल रहे हैं चुनावी राजनीति में, मुझे लगता है दिन दूर नहीं है जब महिलाएं खुद एक अपना फ्रंट खोल करके खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है महिलाओं के लिए, जॉब्स को लेकर के, पहले सुरक्षा देने को लेकर के, फिर पढ़ाने लिखाने को लेकर के, और फिर जॉब्स को लेकर के, और ये पॉलिसी टिकट देने का काम भी और कर लेते आप लोग तो और अच्छा होता। आप उन लोगों को एम्पावर तो कर रहे हैं महिलाओं को, लेकिन नुमाइंदगी विधानसभा में नहीं मिल पा रही है। पंचायतों में रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन जब जहां लाना चाहिए वहां नहीं आ पा रहा है। सतीश के सिंह मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए, ऋषि मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। सतीश जी, इस पोलिंग परसेंटेज जो अब तक आया 3 बजे तक का, जो पिछली बार से कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्या वजह मान रहे हैं? क्या ये चुनाव 160 का चुनाव है, और 160 का अगर है तो किसके पक्ष में जा रहा है? देखिए, 2 कारण प्रमुखता से हैं ये वोटिंग परसेंटेज ऊपर जाने का, कि जब वोट कटे यानी एब्सोल्यूट नंबर्स कम हुए, SIR, हाँ SIR के बाद से करीब 45-47 लाख जो भी है वोट कट गए, तो वोटिंग परसेंटेज आपको ऐसे ही ऊपर जाएगा। पहला कारण। दूसरा कारण कि एक तीसरा कारण भी है। दूसरा कारण, कोरोना के समय पिछला चुनाव हुआ था तो इसका असर तो था ही। और तीसरा कारण सुमित, मैं आपको ये बताऊं, मैं वहीं से हूं, तो मैं देख रहा हूं कि कहां कहां ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है। तो हमने देखा मधेपुरा में, बेगूसराय में, गोपालगंज में, लखीसराय में। ये सीधा संकेत इस बात का है कि वहां मुकाबला बेहद करीबी और कड़ा है। और जहां आपको कम परसेंटेज ऑफ वोट दिखेगा तो आप ये मान के चलिए कि वहां पर कुछ जो है उस तरह से संघर्ष नहीं, चाहे जो जीते। लेकिन जहां परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा है, वो बहुत सारे हैं, 7-8 जिले तो निश्चित रूप से हैं, वहां पर बहुत ही कड़ा मुकाबला है इस बात का। मैं ऋषि सिन्हा से कमेंट ले लेता हूं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। ऋषि सिन्हा, आपने हाथ उठाया था, आप बताइए क्या टिप्पणी आपकी इस पोलिंग परसेंटेज पर? देखिए, पहले एम फैक्टर की जो चर्चा चल रही थी, पिछले बार आप देखेंगे पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज था सुमित जी 5% अधिक था। 59.6% जो महिलाओं की भागीदारी थी, वहीं 54.7% पुरुषों की भागीदारी। तो दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन जो है एम फैक्टर को लुभाने में लगी हुई है। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। और पिछले बार जो एनडीए के वोट आए थे सुमित जी, इस बात को हम लोगों ने कई बार चर्चा भी किया है, 1,57,00,000 वोट आए थे। तो ये एम फैक्टर इस चुनाव में मुझे लगता है कि एक एक्स फैक्टर के रूप में उभरेगा, यदि महिलाओं का रुझान जिस गठबंधन की तरफ जाएगी। क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी कई ऐसे वादे किए हैं, लोक लुभावन वादे किए हैं, चाहे वो जीविका दीदियों को लेकर है या पेंशन को लेकर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महिलाओं की जो भागीदारी है इस चुनाव में, उसके कारण भी वोटिंग। चलिए देखते हैं कि ये जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, महिलाओं की उत्सुकता के कारण, उनके ज्यादा पार्टिसिपेटिव होने के कारण बढ़ रहा है, या कोई और वजह है? ये तो चुनाव आयोग के जब पूरे आंकड़े सामने आएंगे, किसने वोट किया, कब वोट किया और किसके लिए वोट किया, वो तो 14 नवंबर को ही पता लगेगा, जब ये जब ईवीएम खुलेंगे और तब तस्वीर साफ होगी।